हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल में। मैं हूं रमेश और आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं 2019-20 सत्र के लिए। समय दिया गया है 3 घंटे और अंक है 80। सामान्य निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रश्न पत्र 3 खंड अ, ब और स में बटा हुआ है। सभी खंडों का हल करना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक खंड में कुछ प्रश्नों में आंतरिक चयन दिया गया है। जैसे दिया गया है, अगर आप पहला ना करके पहला ये वाला कर सकते हैं या और, ये और का मतलब होता है आंतरिक चयन। आंतरिक चयन कर दिया गया है। खंड अ के सभी प्रश्न जो है वह 1 अंक के हैं। खंड ब के सभी प्रश्न 3 अंक के हैं और खंड स के सभी प्रश्न 5 अंक के हैं। 1 अंक के प्रश्न में आपको एक लाइन या एक शब्द लिखना है। 3 अंक के प्रश्न में 50-60 शब्द में उत्तर देना है और 5 अंक के प्रश्न में 80-90 शब्दों में उत्तर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। खंड अ का ये पहला प्रश्न है जो कि 1 नंबर का है। क्या होता है जब धातु एक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है? जब एक धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो मान लीजिए हमारे पास है सोडियम और एक अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह रिएक्ट करता है तो बनता है हमारे पास सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ये जो हाइड्रोजन है इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 लगाते हैं। ये हाइड्रोजन गैस हमें पॉप साउंड देती है। यहाँ पे हमें जब अभिक्रिया करते हैं एक धातु को अम्ल के साथ तो बनता है लवण यानी सॉल्ट। अथवा यानी आंतरिक चयन के लिए एक अथवा दे रखा है यहाँ पे। धातुओं का वह कौन सा लक्षण है, हमें लक्षण की बात करनी है। वह कौन सा लक्षण है जिसके कारण उसे पीट कर चादर में ढाला जा सकता है? तो धातुओं में कौन सा लक्षण होता है? मान लीजिए हमारे पास ये एक धातु है, इसको हमने पीट के एक चादर बनाई और ये चादर जो है उसे हम कह रहे हैं एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम धातु को पीट के बनाया है एल्यूमिनियम फॉइल और एल्यूमिनियम फॉइल में हम रोटी रैप करके ले जाते हैं अपने दोस्तों को खिलाने के लिए और इस गुण को हम कहते हैं आधातवर्ध्यता। तो धातुओं में आधातवर्ध्यता होने के कारण से हम उनको पीट के पतली सी शीट में बना सकते हैं और ये जो पतली सी शीट है इसे हम फॉइल कहते हैं। एल्यूमिनियम का है तो एल्यूमिनियम फॉइल कहते हैं। अगला प्रश्न है, घर में सप्लाई होने वाली विद्युतीय की आवर्ती और वोल्टता। तो आवर्ती को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी और वोल्टता को कहते हैं वोल्ट। तो फ्रीक्वेंसी और वोल्ट बताना है आपको जब घर में बिजली पास होती है तब। तो घर में जब बिजली पास होती है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज और वोल्ट होता है 220 वोल्ट। आपने देखा भी होगा कई सारे अप्लायंसेस में वहां पे 220 वोल्ट लिखा होता है और ये जो 220 वोल्ट लिखा होता है इसका अर्थ है कि यह 220 वोल्ट की सप्लाई पे बढ़िया से कार्य करेंगे। तो घर की सप्लाई में 220 वोल्ट होता है। अगला प्रश्न करते हैं, नीचे दिए गए पीएच स्केल को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये हमारे पास पीएच स्केल गिवन है, पहले से ही ये पीएच स्केल हमें दिया गया है। तो अब इस पीएच स्केल के हिसाब से हमें उत्तर देना है। तो ये पीएच 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। पीएच स्केल है और ये न्यूट्रल जो है वो 7 के है। 7 से नीचे एसिड होते हैं और 7 से ऊपर बेस होते हैं, अम्ल होते हैं और क्षार होते हैं। अब यहाँ पे पहला प्रश्न करते हैं, वह पदार्थ जिसका पीएच मान 3 है इसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता क्या होगी? तो पीएच मान इसका 3 है तो यह हाइड्रोजन आयन सांद्रता हमें दे रखी है पहले से ही, तो 10⁻³ हम आसानी से यहाँ लिख देंगे। वह पदार्थ जिसका पीएच मान 11 है। पीएच मान 11 आप बताइए, यहाँ पे ये है हमारे पास पीएच मान 11। प्रकृति क्या होगी? तो प्रकृति के लिए 11 है, ये बेस है तो हम लिख देंगे क्षारीय। तीसरा, दूध के लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा खट्टे होने पर। दूध जो होता है वो लगभग न्यूट्रल होता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होते हैं वो उसको दही में बदल देते हैं और जब दही बदल देते हैं तो वो दही हमें थोड़ी खट्टी लगती है और इस खट्टा लगने के कारण से इसे हम कहते हैं एसिड में कन्वर्ट हो गया है। तो पीएच मान कितना होगा? तो पीएच मान 7 से कम होगा तभी तो ये एसिड होगा और खट्टा महसूस होगा। तो एसिड होगा और खट्टा महसूस होगा तो पीएच मान 7 से कम होगा और इसका एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो 6.6 से कम होगा। अब सौर सेल की बात करते हैं। सौर सेल में देखिए ये सौर प्लेट्स हैं, इनके ऊपर सौर ऊर्जा पड़ती है और सौर ऊर्जा पड़ने के कारण से यहाँ पे 2 वायर हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये हम इलेक्ट्रिसिटी यानी पोल्स पे कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी भेज सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऊर्जा को संचयित करना है यानी रखना है बाद के समय के लिए, क्योंकि हमेशा सौर ऊर्जा तो नहीं मिलेगी रात के समय पे, तो इसको हम यहाँ पे बैटरी लगाते हैं, फिर बैटरी से आगे ये ट्रांसफर होती है। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। अगर हमें संचयित करना है, उसे रखना है, तो हमें यहाँ पे बैटरी लगानी है। यह प्रश्न है जिसके 4 ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है, पहले सौर ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, फिर उसके बाद
विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो सौर ऊर्जा जो है किसी भी यंत्र से नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है पहले सौर ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और फिर विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ये बताइए कि सौर ऊर्जा है उसको प्रकाश ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। सौर ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में और फिर विद्युत से हम बल्ब जलाते हैं। तो विद्युत से जब बल्ब जलाते हैं तो बल्ब जो है वो प्रकाश ऊर्जा यानी प्रकाश में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे सौर ऊर्जा पहले विद्युत में होती है, फिर विद्युत ऊर्जा प्रकाश में होती है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा है सौर ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ही परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5, दिए गए चित्र में देखिए और उत्तर दीजिए। तो इस चित्र को हम देखेंगे और इसके चित्र के हिसाब से हमें कुछ व्याख्या दे रखी है, इस व्याख्या को पढ़ेंगे और फिर इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। सो दिए गए चित्र में गले के नीचे तितली के आकार का एक ग्रंथि है। सो यहाँ पे आपको तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि हार्मोन का निर्माण करती है। तो हार्मोन का निर्माण करती है जो रक्त के द्वारा शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन द्वारा शरीर की वृद्धि के संतुलन बनाने में मदद करता है। सो यहाँ पे हमारे पास तितली जैसा एक ग्रंथि है। इस ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है और वह हार्मोन जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों को पचाने में हेल्प करता है और इस पाचन की वजह से हमारे शरीर की वृद्धि होती है। तो वृद्धि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यह हार्मोन। सो यहाँ पे अब उत्तर देते हैं। दिए गए चित्र में कौन सी ग्रंथि दर्शाई गई है, यह किस प्रकार की ग्रंथि है। तो यहाँ पे दो प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि है और किस प्रकार की ग्रंथि है। तो कौन सी ग्रंथि है वो है थायराइड और किस प्रकार की, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी का मतलब है कि यह ग्रंथि जब भी अपना हार्मोन रिलीज करती है तो वह रक्त में आ जाता है, इसे कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। दूसरा प्रश्न है यह ग्रंथि क्या स्रावित करती है। तो यह ग्रंथि एक हार्मोन को स्रावित करती है, उस हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। इस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन की कमी से होने वाले रोग। सो इस ग्रंथि के द्वारा अगर स्रावित हार्मोन नहीं निकल रहा है तो कौन सा रोग होता है, ये रोग कौन सा है, ये है घेंघा रोग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं गोइटर। अगला प्रश्न है प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है। सो हमें जानते हैं कि प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है रो L/A। अगर प्रतिरोध की यूनिट को देखा जाए तो यहाँ पे ओम है और रो हमें निकालना है, L का मतलब मीटर और यहाँ है मीटर स्क्वायर। सो मीटर से ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बच गया रो इक्वल टू ओम इक्वल टू रो बाय मीटर और रो की वैल्यू हो जाएगी ओम मीटर। तो इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। अब हमें अभिकथन पढ़ना है और उसके कारण को पढ़ के इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनना है। सो अभिकथन है एक लकड़ी को ऊर्जा का अक्षय स्रोत नहीं कहना चाहिए। अक्षय स्रोत का मतलब है रिन्यूएबल सोर्स नहीं कहना चाहिए। रिन्यूएबल सोर्स वह सोर्स होते हैं जो दोबारा से हमें मिल जाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा जो है वो एक रिन्यूएबल सोर्स है, क्योंकि सौर ऊर्जा आज हम इस्तेमाल करें और कल फिर से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा रिन्यूएबल सोर्स नहीं कहना चाहिए लकड़ी को, क्योंकि बहुत ज्यादा समय लगता है इसको दोबारा प्राप्त करने में। तो यह कथन भी सही है, यह कथन भी सही है, बट रीजन कहीं ना कहीं पहली स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर और ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो मुख्य ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। जब मैंने ग्रीन हाउस के बारे में पढ़ाया था वहां मैंने बताया था कि वह गैस जो अपने अंदर ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं, अपने अंदर रख लेती हैं, उसको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो ये सारी गैसें ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन मुख्य ग्रीन हाउस गैस पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मुख्य पूछा गया है और मुख्य का मतलब है कि इनमें से भी कोई एक चुननी है। तो हम जानते हैं कि जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो श्वास को जब बाहर छोड़ते हैं तो वहां पे हमें कुछ ऊष्मा मिलती है और वो जो ऊष्मा है वह कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से होती है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो मुख्य ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है सतत विकास इंगित करता है। सतत विकास, अब जानिए सतत विकास का अर्थ है सभी तरह से वृद्धि और सभी तरीके से विकास बिना पर्यावरण को किसी को नुकसान। यहाँ पे है पर्यावरण को सबसे कम नुकसान पहुंचाते हुए योजनाबद्ध विकास। तो ये सतत विकास का एक सही है। केवल पर्यावरण का या प्राकृतिक संपदा का संरक्षण। सो सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पूर्ण वृद्धि की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ पर्यावरण नहीं आएगा। सभी हितधारकों को स्वीकार्य योजनाबद्ध विकास। तो जितने भी हितधारक हैं उन सभी का योजनाबद्ध विकास यहाँ पे है। तो ये दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसलिए इसका उत्तर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। सतत विकास के एजेंडा 2030 में
17 लक्ष्य हैं। सो अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें एक ही फूल के वर्तिकाग्र द्वारा उसके परागकणों को ग्रहण करता है। सो ये वर्तिकाग्र हैं और एक ही फूल के परागकण उसके वर्तिकाग्र पे ही आके गिरते हैं, तो उसे स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण तब भी कहते हैं जब उसी पौधे के एक फूल से दूसरे फूल पे के वर्तिकाग्र पे आके परागकण गिरते हैं, तो उसे हम तब भी स्वपरागण कहते हैं। तो स्वपरागण के ये दो हाल हैं, पर परागण के एक फूल से दूसरे फूल पे जाना जो कि दूसरे पौधे का फूल है, तो उसे हम पर परागण कहते हैं। तो इसका उत्तर स्वपरागण हो जाएगा। ये एक तरह से डेफिनेशन दे रखी है और उसका मूल शब्द हमें लिखना है। प्रश्न 10 में पूछा गया है, निषेचित अंड या युग्मनज। तो निषेचित अंड युग्मनज जो है उसका रोपण कहाँ होता है और कहाँ वो विकसित होता है। सो हमें पता है कि यहाँ पे निषेचन होता है और निषेचन होने के बाद यह गर्भाशय में जाके विकसित होता है और 9 मंथ के बाद बेबी बॉर्न होता है। सो गर्भाशय इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे भी अभिकथन है और कारण है। तो एक आयताकार लोहे की छड़ को समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकत्व प्रदान किया गया। तो एक आयताकार लोहे की छड़ को देखिए, आयताकार लोहे की छड़ है, यहाँ पे सोलेनोइड के अंदर डाला गया तो इसको चुंबकत्व प्राप्त हो जाएगा जब इसमें करंट प्रोवाइड करेंगे। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन है, चुंबकीय क्षेत्र को सीधी धारावाही तार में उत्पन्न किया जा सकता है। सो एक वायर है, अगर इसमें हम करंट पास करेंगे तो यह चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सकता है। तो यह कथन भी सही है। लेकिन ये दूसरा जो कथन है यह पहले कथन को सपोर्ट नहीं कर रहा है कि सोलेनोइड में किस कारण से यहाँ पर सॉफ्ट आयरन जो है वो मैग्नेट बन जाएगा। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो यहाँ हमें दे रखा है प्रतिरोध आर है, धारा यानी करंट आई है, विभवांतर वोल्टेज वी है और टाइम दे रखा है हमारे पास टी। तो हमें एच निकालना है यानी हीट कितनी होगी। तो हीट के लिए मैंने बताया था वर्क डन, और ये वर्क डन जो होता है वो VIT होता है। तो ये इसका उत्तर यहाँ हो जाएगा। दिए गए विद्युतीय परिपथ जिसमें 6 वोल्ट की बैटरी संलग्न है। तो यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास और यहाँ पे 2 प्रतिरोध है, 2 ओम 2 ओम, और हमें ये बताना है कि धारा कितनी होगी यानी करंट कितना होगा। तो यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी है, प्रतिरोध 2 है हमारे पास। तो पहले प्रतिरोध निकाल लेते हैं, क्योंकि प्रतिरोध जो है वो सीरीज में लगे हुए हैं और सीरीज में लगाने के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, रजिस्टर इन सीरीज का, रजिस्टर पहले रजिस्टर का और दूसरे रजिस्टर को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ओम है और फिर यहाँ पे 2 ओम है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 ओम टोटल। तो ये हमारे पास रजिस्टर हो जाएगा, वोल्टेज हमारे पास ये है और रजिस्टर हमारे पास ये है। हमें करंट को निकालना है। तो करंट को निकालने का तरीका ओम्स लॉ से V = IR। V जो है हमारे पास है 6 वोल्ट, I हमें निकालना है और R है हमारे पास 4 ओम। सो I निकालने का हो जाएगा 6/4। इसको हम क्रॉस करेंगे तो ये 3 और ये 2, फिर इसको क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा 1.5। क्योंकि ये करंट निकाल रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा एम्पियर, तो 1.5 एम्पियर इसका उचित उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस प्राकृतिक परिघटना का नाम लिखिए जिसके कारण आकाश नीला प्रतीत होता है। हमें प्राकृतिक परिघटना का नाम लिखना है जिसके कारण आकाश नीला प्रतीत होता है। परिघटना का नाम है प्रकीर्णन। परिघटना का नाम है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का अर्थ क्या होता है, जब भी व्हाइट लाइट जो आती है तो वायुमंडल जो है वो एक प्रिज्म की तरह कार्य करता है, और इस वायुमंडल की प्रिज्म के कारण कार्य करने का अर्थ है इसके अंदर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वह व्हाइट लाइट को, सफेद किरण को विभिन्न कलरफुल किरणों में परिवर्तित कर देते हैं। और ब्लू इसलिए होता है क्योंकि इसका जो पार्टिकल का साइज है वह ब्लू वेवलेंथ के साइज के बराबर है, इसलिए यह ब्लू हो जाता है। बाकी सारी किरण छुप जाती है, विलुप्त हो जाती है और ब्लू साइज हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को किस लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। सो हाइपरमेट्रोपिया में यानी दूरदृष्टि दोष यानी दूर की चीजें हमें दिखाई देती हैं, नजदीक की चीजें नहीं दिखाई देती। तो दीर्घ दृष्टि दोष होने से पहले यहाँ पे ये जो बिंदु है ये हमें रेटिना पे इमेज दे रहा है, प्रतिबिंब दे रहा है। लेकिन इस बिंदु से जब हम आगे जाते हैं, मैंने आपको बताया कि दूर की चीजें हमें अच्छे से दिखाई देती हैं, नजदीक की चीजें अच्छे से नहीं दिखाई देती, तो हमें दीर्घ दृष्टि दोष होता है। तो नजदीक आने पे ये जो पॉइंट है इसका हमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहा है, तो हमें यह कोशिश करनी है कि रेटिना के पहले कैसे लाया जाए। तो हम एक उत्तल लेंस लगाते हैं। उत्तल लेंस से क्या होता है कि यह जो लाइट दूर से आ रही है वो यहाँ पहले मुड़ जाती है थोड़ी सी और दोबारा हमारे अपने प्राकृतिक उत्तल लेंस पे आके मुड़ती है। तो 2 बार मुड़ने के कारण से यहाँ पे इसकी लेंथ कम हो जाती है और ये रेटिना पे आके बनता है। तो उत्तल लेंस से हम दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी समूह
में परमाणु त्रिज्या के परिवर्तन की क्या प्रवृत्ति है। सो ये एक समूह है, ये 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके ये पहला समूह और ये 18वां समूह है। अब पहले समूह में अगर ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे या दूसरे में नीचे की तरफ जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या पे क्या फर्क होगा। तो पहले समूह में हमारे पास एक ही कक्ष होता है, दूसरे समूह में हमारे पास 2 कक्ष होते हैं, तीसरे समूह में हमारे पास कक्ष 3 हो जाते हैं। तो जितने ज्यादा कक्ष होंगे उतनी ही परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम समूह में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है, क्योंकि नए नए कक्ष जुड़ते जाते हैं इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए। किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। 14वें का ये दूसरा पार्ट है, निम्नलिखित तत्वों में समूहों में कौन सा समूह धात्विक गुणों को बढ़ते क्रम में दिखा है। तो यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। सो बेरिलियम में यहाँ पे एक कक्ष है, 1 और 2 कक्ष है। मैग्नीशियम में 1, 2, 3 कक्ष है। कैल्शियम में 1, 2, 3 और 4 कक्ष है। सो यहाँ से ऊपर से जब नीचे की तरफ जाएंगे तो इनका जो धात्विक गुण है वह बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को छोड़ना आसान नहीं है एज कम्पेयर टू कैल्शियम को इलेक्ट्रॉन को छोड़ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है तो आसानी से छोड़ के चला जाएगा। तो धात्विक गुण अगर देखें तो बेरिलियम का कम है, मैग्नीशियम का उससे ज्यादा है और कैल्शियम का बेरिलियम और मैग्नीशियम से भी ज्यादा है। तो इसका उत्तर ए सही हो जाएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम।